अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं ना चौधरी और पीटीवी न्यूज़ की इस खुसूसी ट्रांसमिशन में आपको कहिए खुशामदीद। और मेरे साथ हैं डॉक्टर सज्जाद बुखारी। वज़ीर आज़म इमरान खान बने पूरी दुनिया में मुकीम मुसलमानों की आवाज़। फिर बात की जाए कश्मीर में फंसे मुसलमानों की या फिर अहले फ़लस्तीनियों की, उनकी जिद्दोजहद आज़ादी में वज़ीर आज़म उनके साथ खड़े हुए। और सबसे बड़ी कामयाबी वज़ीर आज़म इमरान खान की जब 15 मार्च को ये करारदाद मंजूर हुई कि इंटरनेशनल डे मनाया जाएगा इस्लामोफोबिया को काउंटर करने के लिए। और अब सबसे बड़ा दिन यानी कि 22 और 23 मार्च में OIC वज़राए ख़ारजा की जो कॉन्फ्रेंस है उसकी मेज़बानी पाकिस्तान कर रहा है। इसका सेहरा भी वज़ीर आज़म इमरान खान को जाता है। OIC की बात करें जिसको कहा जाता है जो एस्टैब्लिश्ड हुई 1969 में सऊदी अरेबिया में, और सबसे बड़ी रीज़न बना, सुप्रीम रीज़न वाज पैलेस्टीन इशू। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने हमेशा कोशिश की है कि दुनिया के हर फोरम पर मुसलमानों की आवाज़ बने, मुसलमानों पर होने वाले जुल्म और ज़्यादती की आवाज़ बने। और इसी का सबूत हमने देखा जब कश्मीर की उन्होंने बात की, फ़लस्तीन की बात की। लेकिन अभी खित्ते की जो सूरत हाल है उसमें 22 और 23 मार्च में इस कॉन्फ्रेंस का होना, क्योंकि तमाम वज़राए ख़ारजा कुछ तशरीफ़ ला रहे हैं, कुछ की तशरीफ़ आवरी का सिलसिला भी जारी है। OIC की मैं बात करी थी, इट इज़ ए कलेक्टिव वॉइस ऑफ मुस्लिम्स, और मुसलमानों की आवाज़ पूरी दुनिया में पहुँचाने का बेड़ा पाकिस्तान ने उठाया, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने उठाया। जी बिल्कुल इना आपने दुरुस्त फरमाया। और जैसा कि आपको मालूम है, बारहा हम इस पे बात कर चुके हैं कि OIC जो कि उम्मा की एक बड़ी मौसर आवाज़ है, और पाकिस्तान जिसने इसमें हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। और जिस तरह हिना ने भी आपको बताया कि पाकिस्तान अपनी न सिर्फ एक तज़वीराती अहमियत रखता है बल्कि अपनी इस तज़वीराती अहमियत के साथ साथ उम्मा के लिए सबसे ज़्यादा अक़वाम मुत्तहिदा और जितने भी बैनुल अक़वामी फ़ोरम है उस पर आवाज़ उठाई है, बड़े मौसर अंदाज से आवाज़ उठाई है। और इस्लामोफोबिया के हवाले से 15 मार्च जो कि एक आलमी दिन मनाने का फ़ैसला किया गया, इसका सेहरा भी पाकिस्तान को जाता है। और पाकिस्तान ने तमाम तर वो मराहिल तय किए हैं। बिलखुसूस हम आज बात करेंगे उम्मा के जो चैलेंजेस हैं मसला फ़लस्तीन को लेकर और हक़ खुद इरादियत को लेकर, चाहे वो जम्मू कश्मीर का मामला हो, अफ़गानिस्तान में बदलती हुई सूरत हाल हो, इंसानी बहरान हो, ग़िज़ाई किल्लत हो, या ख़ित्ते में जो इस्लामी ममालिक हैं उन इस्लामी ममालिक की तरफ पूरी दुनिया की जो तवज्जो है उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। उसमें OPEC एक बहुत बड़ा यानी आयल प्रोड्यूस करने वाले ममालिक हैं जिनकी बड़ी एक ताकत है, और वो अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं और मामलात हैं जिस पर अब तक, और इस बार की जो थीम है OIC की वो दैट इज पार्टनरशिप फॉर यूनिटी, जस्टिस एंड डेवलपमेंट। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक आर्टिकल भी लिखा फॉर अरब न्यूज़, और उसमें कुछ चीदा पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए सजाद, जिसमें उन्होंने कहा कि अब हम इस्लामोफोबिया का मसला हम हल नहीं कर सकते। मतलब अगर इस्लामिक कम्युनिटी, अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी में हम इतना कर सकते हैं कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इस्लामोफोबिया के जो चैलेंजेस हैं हम आए रोज़ सुनते थे कि बहुत सारे ममालिक में जो मुसलमानों के साथ सलूक होता है, स्टूडेंट्स के साथ जो सलूक होता है, उनको तालीम हासिल ना करने का जो एक इशू है सबसे बड़ा, उसके बाद अपनी इस्लामी रस्मात अदा करने का बड़ी अहम है इस्लामोफोबिया, क्योंकि हम अपने मेहमानों को भी तारुफ करवा दें, उसके बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। नजम साकिब साहब हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्कुराते हुआ चेहरा, फॉर्मर इन्वेस्टर। बहुत शुक्रिया नजम साकिब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाइला चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, फॉर्मर इन्वेस्टर हैं। और सुफरा के जो तजर्बात हैं उनसे इस्तेफादा न सिर्फ हम करते हैं, हमारे देखने और सुनने वाले भी करेंगे। नजम साकिब साहब, इस्लामोफोबिया, कश्मीर, पैलेस्टाइन, हक़ खुद इरादियत, अफ़गानिस्तान की बदलती हुई सूरत हाल, लीबिया, शाम, ट्यूनिस, अलजज़ायर, इराक़, अफ़गानिस्तान, ये तमाम ममालिक चैलेंजेस ही चैलेंजेस हैं। मसाइलिस्तान बन चुका है उम्मा, और उम्मा का मसला हल करने के लिए जो ताकतवर ममालिक हैं, ख़ास तौर पर जब ख़ास तौर पर हम कश्मीर की बात करते हैं, कश्मीर में हक़ खुद इरादियत की बात करते हैं, साउथ सूडान का मसला हल हो जाता है, ईस्ट तैमूर का मसला हल हो जाता है। लेकिन कमज़ोर ममालिक, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के और बिलखुसूस उम्मा, वो आज भी मसाइल का शिकार है। यूनिटी तो नज़र आती है लेकिन जो ताकत का मंबा है वहाँ पर मयार कुछ और है, पैमाना कुछ और है। आपने अपने इस मुख्तसर से सवाल में 7 सवाल किए। बिस्मिल्लाह करते हैं। नाइला साहिबा के लिए भी छोड़े और मैं उनमें यदि 3-4 इनके लिए छोड़ दें। पहली बात यह है कि इस कॉन्फ्रेंस को, ये जो 48वां इजलास हो रहा है इस्लामाबाद में, सबसे पहले तो आप सबको मुबारक, क्योंकि 3 महीने में 2 इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करवानी पाकिस्तान की, इस तरह से जो आपने सूरत हाल खित्ते की बताई है, जो सूरत हाल बैनुल अक़वामी बताई है, उसमें आप रूस और यूक्रेन का भी बीच में शामिल कर लीजिए, उसमें आप चाइना और US की जो कोल्ड वॉर है उसको शामिल कर लीजिए, चाइना कंटेनमेंट के मसाइल शुरू कर लीजिए, और सबसे बढ़ के कि कल जो कि 2 मुस्लिम ममालिक, एक यमन और एक सऊदी अरेबिया, बाकायदा तौर पे ड्रोन हमले, ये कल की बात है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान का मेज़बान बनना और इन तमाम मुसलमान ममालिक के वज़राए ख़ारजा का यहाँ आना
اور پھر یہ جو آپ نے اتنا اچھا سیٹ بنایا ہے، اس میں آپ نے جو لکھا ہے نا، جو اس کی تھیم ہے پارٹنرنگ یونٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، یہ تین چیزیں جو ہیں ان کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو ایک لفظ ہے اور وہ ہے امن. یہ سارا کچھ جو ہے یہ کوشش ہے کہ دنیا میں امن ہو. پاکستان ہے، سعودی عربیہ ہے، مسقط ہے، عمان ہے، لیبیا ہے، شام ہے، ان سب میں آپ دیکھیں گے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی خطے کے مسائل جاری ہیں. یہ تو ہی پہلی بات. دوسری بات آپ نے اسلاموفوبیا کی ہے. یہ بڑا ضروری ہے جاننا کہ اسلاموفوبیا یہ کوئی 9/11 کے بعد کا نہیں ہے سلسلہ، یہ 13ویں 14ویں صدی سے شروع ہوا ہے. ہوتا یہ ہے کہ اس کی ریکگنیشن کروانی کہ یہ واقعی ایک عفریت ہے، یہ واقعی ایک بھوت ہے جو کہ خواہ مخواہ کا مسلمانوں کے سر پہ سوار کیا گیا ہے، اور وہ کریڈٹ پاکستان آرام سے، سکون سے، تسلی سے لے سکتا ہے. اب اس کی ریکگنیشن کے بعد 15 مارچ کا بننا، جس طرح آپ دونوں نے بڑی وضاحت سے بتایا کہ یعنی 15 مارچ کو جو ہے اسلاموفوبیا کے خلاف دن منایا جائے گا، ہو سکتا ہے اس دن کو چھٹی بھی ہو. یہ ختم نہیں ہوا، یہ ابتدا ہے، یہ پہلا. اب اس کے بارے میں ڈاکٹر صاحب اسٹریٹجائز کرنا ہے. اس اسلاموفوبیا کو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں اگر کسی ریزولوشن کے تحت کہا جاتا ہے کہ جی جو اسلام کا خوف ہے وہ غلط ہے، کافی نہیں ہے. اس میں آپ کو تھنک ٹینکس ڈالنے پڑیں گے، اس میں آپ کی عوام آئے گی، اس میں آپ کی گورنمنٹس آئیں گی، اس میں مسلم ممالک کے سارے من حیث الامت جو ہے وہ آپ کو بیچ میں آ کے تو کوشش کرنی پڑے گی، خاص طور پہ ویسٹ کو جہاں بتانا تک پڑے گا. ثاقب صاحب اسلاموفوبیا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو تھیم بڑا میٹر کرتی ہے. ایک تو ٹائمنگ بڑی اہم ہے. ہم تھیم کے حوالے سے ہم نائلہ صاحبہ سے پوچھ لیتے ہیں. وہ پھر نائلہ صاحبہ سے جاتے ہیں کہ ان کی گفتگو ایک بات مکمل ہو جائے. ڈاکٹر صاحب اس میں اسلاموفوبیا کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک غلط تصور ہے کہ یہ جو خوف ہے یہ اسلام کا خوف ہے. میں بڑا ضروری سمجھتا ہوں اس کو، میں 2-3 دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اسلام ایز اے ریلیجن، اسلام بحیثیت ایک مذہب کے، اس سے کسی کو خطرہ نہیں ہے. وہ جو اسلام کے لوگ ہیں، وہ جو مسلمان ہیں، اور ان میں سے بھی چند مسلمان جو کسی وجہ سے بک گئے، جو کسی وجہ سے فروخت ہو گئے اور انہوں نے اپنی ذات اور شخصیت کو بیچ دیا، ان لوگوں نے مسلمانوں کو خراب کیا لیکن نام اسلام کا. ابھی ہم تہمینہ جنجوعہ صاحبہ نے ہمیں فارمر فورن سیکرٹری ہیں، ہم اسکائپ پر جوائن کر لیے، ان سے بھی بات کریں گے. نائلہ صاحبہ آئی کم ٹو یو. اس بار کی تھیم پر اگر ہم بات کریں، پارٹنرشپ فار یونٹی جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ، یونٹی اتحاد، مسلم امہ میں اتحاد بہت ضروری ہے، ایک امپورٹنٹ آنسر ہے. ہم پھر جسٹس کی بات کر لیتے ہیں. ابھی وزیر اعظم عمران خان کا جو فوکس تھا اور شاہ محمود قریشی کا، انہوں نے کہا کہ ڈیولپمنٹ پہ کام ہوگا. پوری مسلم امہ کی اگر ہم بات کریں اور اس تھیم سے ریلیونٹ ہم ڈیولپمنٹ پہ بات کر رہے ہیں، ہاؤ یو سی دا فیوچر آف مسلم امہ ان اکنامک پراسپیرٹی؟ میرے خیال میں تو جو مستقبل ہے وہ بہت روشن ہے. آپ دیکھیے کہ الحمدللہ یہ جو اسلاموفوبیا کی ریزولوشن کی بات کر رہے ہیں، نجم صاحب نے جو ہے ایک پہلو بتایا، لیکن ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ مغرب میں کارٹونز بنے آپ کے پیغمبر کے، اس سے کس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، کسی نے ان کو تو نہیں پرووک کیا تھا، وہ خود سے. سو دیر ٹو ڈائمینشنز ٹو دس، کہ کوائن کی ایک سائڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے ہماری اپنی کوتاہیاں ہوں گی، لیکن دوسری طرف بھی جو ہے وہ نفرتیں اور یہ چیزیں تھیں، اور ان کے انڈر کرنٹس ہر جگہ مینیفیسٹ ہو رہے تھے. اس حد تک کہ آپ کا لباس، اگر آپ حجاب لیتے ہیں تو آپ کو ایک طریقے سے دیکھا جاتا ہے، آپ سلوار قمیص پہنتے ہیں تو آپ کو ایک طریقے سے دیکھا جاتا ہے، آپ داڑھی رکھتے ہیں تو آپ کو ایک طریقے سے دیکھا جاتا ہے. یعنی اسٹیریو ٹائپنگ کر دی گئی تھی. تو اگر آپ یہ ریزولوشن دیکھیں تو اس میں پاکستان کو تو الحمدللہ سرسیرا ہے، ہماری کامیابی ہے، لیکن یہ OIC کی بھی کامیابی ہے، کیونکہ 57 کنٹریز ووٹڈ ان فیور، جو کہ OIC ممبر کنٹریز تھیں، اور جنہوں نے اعتراض کیا ان میں کون تھے؟ ہندوستان نے ریزرویشن دی، فرانس نے ریزرویشن دی، اور اس طرح کے کچھ ممالک نے دی. کیوں؟ وہاں پہ مطلب ٹھیک ہے ہمارے لوگوں کے مسئلے ہوں گے، لیکن وہاں پہ کنٹینیوس ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے. آپ ہندوستان کی اگزامپل لے لیں اور ان کو کتنی پریشانی ہے کہ حریت کو کیوں دعوت دی جا رہی. تو یہ جو ہے اتنا سادہ نہیں. سو آپ نے جو سوال کیا یونٹی کا، کہ الحمدللہ وی آر موونگ ٹورڈز یونٹی. مسائل ہیں جیسے آپ نے کہا مسائلستان، وہ تو ساری دنیا مسائلستان ہے، کون سے ملک میں مسائل نہیں ہیں. لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم یونٹی اور جسٹس. کیوں جسٹس؟
کیونکہ رائٹ ٹو سیلف ڈٹرمنیشن کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ ان کی آواز, جس طرح آپ نے کہا دوسرے ممالک کے جب مسائل ہوتے ہیں یعنی دوسرے مذاہب کے, تو وہ جھٹ سے حل ہو جاتے ہیں, لیکن جب مسلمانوں کا فلسطین از ون آف دا اولڈسٹ ایجنڈا آئٹمز آن دا UN سیکورٹی, کشمیر کا بھی ایسے اسی طرح پرانا ترین مسائل میں سے ہے, کیوں نہیں حل کیے جاتے؟ تو اب اگر ہم آواز ایک کریں گے, اور پھر ڈیولپمنٹ, کیونکہ OIC میں پارٹنرشپ انکلوڈنگ پارٹنرشپ, کیونکہ ممبرز سارے ایک لیول کی ڈیولپمنٹ میں نہیں ہیں, کچھ ترقی یافتہ ہو چکے ہوئے ہیں, کچھ ابھی آغاز میں ہیں, اور ہم نے ہاتھ سے ہاتھ پکڑ کے کڑی سے کڑی بنا کے آگے چلنا. ٹھیک ہے, تہمینہ جنجوعہ صاحبہ آپ کی طرف آئیں گے. یہ بتائیے گا جس طرح ابھی نائلہ صاحبہ نے اور ایکسیلنسی نجم ثاقب نے بھی یہی بات کی کہ اوورآل جو ہماری صورتحال ہے اس خطے میں پاکستان کی جو تصویراتی اہمیت ہے اور جو ٹائمنگ ہے اس OIC کی کانفرنس کی, کیا سمجھتی ہیں کہ ایک طرف پاکستان کو غیر معمولی حالات کا سامنا کرنا پڑا, کچھ ٹیرر اٹیک ہوئے پاکستان میں, اور یہ بتایا گیا کہ پاکستان جو ہے وہاں ماحول سازگار نہیں ہے کسی بھی سمٹ کے لیے, کسی بھی کانفرنس کے لیے, اس کا کیا امپیکٹ ہوگا انٹرنیشنلی اور ریجنل اپروچ کی پاکستان کی آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ پاکستان اس وقت کہاں کھڑا ہے؟ السلام علیکم جی. یہ باتیں جو بہت نجم ثاقب صاحب نے اور امبیسڈر نائلہ نے کی ہیں, میں ان سب سے ایگری کرتی ہوں. امپورٹنٹ بات جو ہے آگے چلنے سے, اسلاموفوبیا کا جلدی سے میں ذکر کرتی جاؤں اور پھر آگے چلتی ہوں. پہلی بات یہ کہ یہ ریزولوشن جو اسلاموفوبیا پہ ہوئی ہے اس پہ کوئی ووٹ نہیں ہوا, یہ کنسنسس ریزولوشن تھی, یعنی کہ تمام انٹرنیشنل کمیونٹی کو مجبور ہو کے ماننا پڑا کہ اسلاموفوبیا ایک مسئلہ ہے, اور اس کو کمیموریٹ کرنے کے لیے اور اس پہ غور کرنے کے لیے ایک خاص دن ہوگا. UN میں سسٹم میں یہ ہوتا ہے خاص دن, اور یہ خاص دن کا مطلب ہے کہ یہ ایک موقع ہوگا کہ تمام ممالک دنیا کے اس پہ غور کریں گے. ہاں, ہندوستان نے ایک اس پہ اپنا ایکسپلینیشن آف ووٹ کیا اور فرانس نے بھی کیا, لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ووٹ ہوا, کسی نے ووٹ خلاف نہیں کیا. یہ ایک کنسنسس ریزولوشن تھی جو اس بات کو انڈرسکور کرتی ہے کہ اسلامک کمیونٹی جو تھی, جو اسلامک OIC جو تھی, اس نے دکھلا دیا دنیا کو کہ ہم یونائٹڈ ہیں. اگر ایک ممبر بھی اس معاملے میں یونائٹڈ ہیں, اگر ایک OIC کا ممبر یا 2-3 بھی اس پہ نہ راضی ہوتے تو پھر آپ دیکھیے کتنے مسائل ہوتے. سو ایک بات ضرور بات کرنے والی ہے, اور یہ پاکستان کے لیے پرائم منسٹر کے لیے بھی بہت مبارک کی ہے کہ انہوں نے اس کو ریز کیا جنرل اسمبلی میں, بہت رضاؤں طریقے سے, بہت اچھی طریقے سے کیا. اور پاکستان کا یہ جو اسلاموفوبیا کا ایشو ہے یہ پاکستان آج سے نہیں کر رہا. 2007 میں پاکستان نے پہلی ریزولوشن پریزنٹ کی تھی اسی کے بارے میں جنیوا میں ہیومن رائٹس کمیشن میں. میں یہیں پہ تھی ہیومن رائٹس کمیشن میں, اور ہمیں جتنی مشکلات ہوئی تھی اس کے سلسلے میں وہ آپ لوگوں کا اس کو, وہ تو ایک الگ بحث کی بات ہے. جہاں تک یہ OIC کی بات ہے, OIC کے اندر ایک ابائڈنگ سینس آف سولیڈیرٹی ہے. یہ نہیں ہے کہ ہم ٹھیک ہے ہمارے مختلف خیالات ہو سکتے ہیں, ڈفرینٹ اوپینینز ہو سکتے ہیں, جس طرح کہا گیا پہلے یہ میزائل اٹیکس جو ہوئے ہیں سعودی عربیہ پہ, یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. لیکن آخر میں جو مسلمان عوام ہے, جو اسٹریٹ پاور ہے, وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ ہمیں سولیڈارٹی ہونی چاہیے. ہمیں تہمینہ صاحبہ آپ مسلم سولیڈارٹی کی بات کر رہے ہیں, سجاد نے جیسے کہا کہ یہ چیلنجنگ ٹائم ہے پاکستان کے لیے, لیکن وہیں پر ہم کاوشوں کی ذکر کریں, اور ہمیشہ سے ایک اور کانسیپٹ ہے کہ جب ہم اسلاموفوبیا کو ایڈریس کرنے کی بات کرتے ہیں انٹرنیشنلی تو کہا جاتا ہے کہ مسلم اسٹیٹس میں اتحاد نہیں ہے, جو کہ غلط ہے. انٹرنیشنل کمیونٹی کی طرف سے الزام لگایا جاتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ ایک کور اسٹیٹ نہیں ہے. پاکستان سے ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ وہ ایک کور اسٹیٹ, ایک لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ پلے کرے, اسلاموفوبیا کو ایڈریس کرنے کی بات ہو, مسلم امہ کی آواز بننے کی بات ہو. مجھے بتائیے گا ابھی کیونکہ 23 مارچ کو نیشنل ڈے, وہ پریڈ میں بھی مہمان خصوصی جتنے بھی ہیں وہ وزرائے خارجہ اس میں بھی شرکت کریں گے, تو ہاؤ ڈو یو سی؟
देखिए, ये कोर स्टेट के कॉन्सेप्ट तो मैंने पहली दफ़ा आपसे सुन रही हूँ, क्योंकि कोर स्टेट्स बहुत सारी हैं ओआईसी में, मुख्तलिफ इश्यूज पे मुख्तलिफ स्टेट्स आती हैं, और कोर स्टेट्स में है तुर्की है, मलेशिया है, इंडोनेशिया है, पाकिस्तान है, सऊदी अरेबिया है, बहुत सारे ममालिक हैं जो कोर स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसके बेसिस पे काम होता है ओआईसी की तरह, और इसकी रिफ्लेक्शन हमें क्लियरली दिखती है यहाँ पे जनीवा में दिखती है, जहाँ पे एक हम पाकिस्तान एक ओआईसी का वर्किंग ग्रुप ऑन ह्यूमन राइट्स के ऊपर डील करता रहा है पिछला 20 साल से ज़्यादा अरसे से, और तमाम जो कोर मेंबर्स हैं वो हमेशा कहते हैं कि पाकिस्तान में इनमें लीडरशिप ले, बिकॉज पाकिस्तान एक ऑनेस्ट ब्रोकर रहता है ओआईसी के दरमियान। तो ये बिल्कुल सॉलिडारिटी है उनका मौजूद होना 23 मार्च पे। इसका एक और पस मंज़र ये है कि पाकिस्तान की 50th एनिवर्सरी जो थी उस पे एक कॉन्फ्रेंस, समिट कॉन्फ्रेंस हुई थी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में, और ये आपकी 75th एनिवर्सरी है, उस पे आपकी एक ओआईसी की CFM हो रही है, और ये क्या जाहिर करती है कि ना सिर्फ पाकिस्तान मुसलमान ममालिक की हर इशू पे बड़ा गौर से काम करता है, बल्कि ये कि इस्लामी ममालिक भी जो हैं वो पाकिस्तान के साथ जुड़ के खड़े हैं। ठीक है। अच्छा नजमुल साकिब साहब, इसमें एक और बड़ा एक अहम नुक्ता है जिसमें बात कर रही थी, मैं बात जो करना रेजोल्यूशंस चाहूंगा। के हवाले से 100 के करीब ऐसी करारदादें हैं जिस पर गौर होगा, और खास तौर पर ओआईसी की जो जनरल सेक्रेटेरिएट है उसकी कारकर्दगी का भी जायजा लिया जाएगा। वैसे ये जॉइंट रेजोल्यूशंस जितनी भी आई हैं ओआईसी की, कश्मीर को लेके, पैलेस्टाइन को लेके, मेरे ख्याल में कोई एक आध ऐसी कोई जॉइंट डिक्लेरेशन हो जिसमें इस मुद्दे का जिक्र ना किया हो। डॉक्टर साहब क्या का इसको सवाल प्रेशर है। टैक्टिक्स के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है, फोर्सफुली आगे बढ़ा जा सकता है? थोड़ी कहीं ना कहीं हमें एग्रेसिव टोन भी रखनी है, क्योंकि मामलात जो है वो कागजों की हद तक रह जाते ये हैं। एग्रेसिव टोन आपको ये इस इनके दफा सवाल के- में ऐड कर लूं, जी, हम बिल्कुल। मुस्लिम सॉलिडारिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि आपसे पहले भी 5-6 सवाल इकट्ठे पूछ लिए थे, मैंने कुछ जी, रवायत जी। को बरकरार रखूं। अभी जैसे तहमीना साहिबा ने भी कहा जी, कि जी। शी हैजंट लिसन्ड अबाउट दैट कॉन्सेप्ट, मुस्लिम सॉलिडारिटी और लीडरशिप और वन स्टेट शुड रिप्रेजेंट एग्रेसिवली, आप दोनों में क्या डिफरेंस अगर देखते हैं? तो मुसलमानों में इत्तेहाद होता तो ये यूनिटी का लफ्ज इस्तेमाल करने की जरूरत ही पेश ना एग्जैक्टली यूनिटी नहीं है, इसीलिए तो उसको क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आप देखिए 1930 में, आपको मैं लेके जाऊं दोनों बरखुददारों को, इकबाल ने एक दुआ मांगी। अल्लामा इकबाल ने कहा, एक हो मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, नील के साहिल से लेकर ताबखा के काशगर। उस वक्त तक मुसलमान एक नहीं थे। आज भी देख लीजिए कि हम अपना बाकायदा थीम बनानी पड़ती है कि जी यूनिटी होनी चाहिए। अगर ये यूनिटी हो जाए, और मगरब का एक बात आपको बता दूं, मगरब अगर बहुत कोशिश कर रहा है ना, तो ये कि मुसलमान एक ना हो, क्योंकि जब ये एक होते हैं ना तो 800 साल तक हस्पानिया में हुकूमत करते हैं। मुसलमानों के अंदर जो ये सारी यानी साजिशें और ये हैं, ये बाकायदा तौर पे प्लांट की गई हैं, और इसीलिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस जो कि इस्लामाबाद में हो रही है इस वक्त, ये बड़ी जरूरी हो जाती है। इशारा दिलवाना बड़ा जरूरी है, फोकस करना, एम्फेसाइज करना कि सबसे पहले आपने मुत्तहिद होना है। और अगर इस कॉन्फ्रेंस में सिर्फ एक चीज पे इत्तेफाक हो जाए, डॉक्टर साहब आपके लिए जी, भी जी। है ना, अगर सिर्फ एक चीज पे इत्तेफाक हो जाए कि हम में इत्तेफाक है, तो मेरे नजदीक इसकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक और, जिस तरह आपने जिक्र किया कि एक पेज पे नहीं है, या कंसेंसस नहीं है, या यूनिटी नहीं है, तो 45 में भी हमने देखा कि ब्रसेल्स में जो सर जोड़ के जितने ममालिक भी बैठे, वो अपनी ऐसे ही। ताकत को बरकरार रखने के लिए ऐसे बैठे, ही, ऐसे ही। उन्होंने अपने मफादात के लिए काम किया। आज तो वो भी एक पेज पे नहीं है, लेकिन वो हमसे ज्यादा डेवलप्ड है। एक चीज तो हमें ये माननी पड़ेगी। दूसरा, इकोनॉमिक सॉवरेनिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, ऐसा ही है। जो अब इस वक्त हमें सबसे बड़ा चैलेंज है, और उम्मा में मोर देन 50% ममालिक को ये चैलेंज है। अगर इकोनॉमिक आप सॉवरेनिटी अगर के आप- लिए बिल्कुल ठीक आपने कहा, अगर आप मुआशी तौर पे मुस्तहकम हो जाते हैं तो आपको दुनिया की कोई ताकत ब्रैकेट नहीं करेगी कि ये मुस्लिम मुल्क है, ये इस्लामोफोबिया फलाना। आप अगर एक दफा अपने पांव पे इस्तेहकाम के साथ मईशत अपनी को मजबूत करके खड़े हो जाते हैं, तो है ना, आपको किसी किस्म का कोई डर नहीं है। अच्छा, अब यह है कि हम लोग इस किस्म के इत्तेहाद की तरफ जो सुपरफ्लुअस है उसकी तरफ बड़ा ध्यान है, उसके कुछ हमें नताइज भी सामने आ रहे हैं। जिस तरह इस्लामोफोबिया का दिन बाकायदा तौर पे वो हुआ है, लेकिन इसके साथ कुछ प्रैक्टिकल मेजर्स भी लेने हैं। बिल्कुल। ऐसे मेजर्स लेने हैं जो कि इस इत्तेफाक को, इस यूनिटी को
ट्रांसलेट करें रियलिटी में, जैसा और कि- हमें पता लगे कि ये सारी बातें तो गपशप होती रहेगी, यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस भी बहुत सारे हैं, सारा कुछ हो रहा है, लेकिन मकबूजा कश्मीर का मसला हल कराए ना, फलस्तीन का और मसला यूएन हल की जनरल कराए ना। असेंबली में भी यही बात होनी चाहिए जो कराए आईसी ना। में। अच्छा, सिर्फ ये कह देना कि जी ये होना चाहिए। अब आपने जो एक बड़ी बारीक सी बात इसमें की ना डॉक्टर साहब, वो ये थी कि फिर ये कोई होता क्यों नहीं? वो इसलिए नहीं होता कि ओआईसी फोरम ऐसा है, इसकी कोई सैंक्शनिंग अथॉरिटी नहीं है। ना आप कोई किसी किस्म की इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं, ना ही सियासी सैंक्शंस लगा सकते हैं, सिर्फ आप एक मॉरल प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। Exactly. अब इस मॉरल प्रेशर को इस जमाने में जबकि रूस जो है वो यूक्रेन के अंदर गया हुआ है और अमेरिका जैसी बड़ी ताकत और यूरोपियन यूनियन जो है वो कुछ नहीं कर सक रही, हाथ बांध के खड़ी है एग्रेशन के सामने, उस वक्त ये मॉरल प्रेशर क्या करेंगे? लिहाजा मुस्लिम उम्मा को बड़ा सोचना है कि सिर्फ बातें नहीं करनी, कुछ करके दिखाना, और उसके लिए बुनियादी चीज है आप आपस में मुत्तहिद हों, एक साथ प्लान बनाएं और कुछ नहीं। तो अगर इस कॉन्फ्रेंस में एक फैसला हो जाता है हिना कि जी हमने एज अ ग्रुप मुस्लिम ममालिक जो हैं, ये जो इस वक्त जंग हो रही है यूक्रेन में, हम किसी ब्लॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे। बिल्कुल। नंबर एक, वो तो हमने सर अपनी कौमी सलामती जो हमारी अभी पॉलिसी सामने है उसको तो हमने सिटीजन सेंट्रिक कर भी नहीं, दिया, वो और तो हमने मेरे- जियो इकोनॉमिक्स वो तो की बात मेरे और की है। आपके पाकिस्तान की है ना, जी हाँ। मैं ओआईसी की बात कर रहा हूं, और इसकी एक बड़ा कुशन मिल जाएगा। मिसाल के तौर पे कुछ ममालिक ऐसे हो सकते हैं ओआईसी में जो कि खुल के ना बता सकें कि जी हम इधर हैं या उधर हैं, तो वो आराम से कह सकते हैं ये तो ओआईसी ने फैसला किया था, बिल्कुल। ये तो हम तो चूंकि इस ग्रुप के मेंबर हैं, कोई ऐसी कोई चीज निकले इसमें से जो नॉर्मल कश्मीर पे, फलस्तीन पे, यमन पे और बोस्निया पे, इन पे रेजोल्यूशंस पास करने के अलावा कोई ऐसी चीज निकले जो कि पहले नहीं हुई, पहले 47 इजलासों में नहीं हुई, और एक खुल के इत्तेफाक की बात सामने आए ताकि दुनिया को वाकई पता लगे कि हम लोग मुत्तहिद हो गए। नाइला साहब, आपकी तरफ आऊंगी, बड़ी ज़बरदस्त आपकी उसी को रिलेट करते हुए, इसको अब इस्लाम में सॉलिडारिटी की बात करते हुए एग्रेसिवली प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाने के अभी वक्त है, और वो ओआईसी की अगर आपने कहा इकोनॉमिक सेंक्शन, सो दैट इज़ अ वेरी गुड एंड वैलिड पॉइंट। मैडम, हमने देखा कि दिसंबर में भी एक गैर मामूली इजलास हुआ वज़ीर ख़ारजा को ओआईसी में, और वहाँ पर अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस पे बात हुई, अभी भी बात होगी अफगानिस्तान की सिचुएशन पे, साथ साथ रूस और यूक्रेन के इशू की अगर हम बात करें तो तमाम मुस्लिम उम्मा को, जैसे उन्होंने कहा, एक जामे हिकमत अमली की ज़रूरत है। तो डू यू एग्री? बिल्कुल, on these issues? आई टोटली एग्री कि एक जामे हिकमत अमली चाहिए है अफ़गानिस्तान के ऊपर भी और बाकी जो मसाइल कश्मीर के ऊपर भी, और जिस तरह तहमीना साहिबा फरमा रही थी कि वहाँ वोटिंग नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ी कामयाबी नाइला है। साहब, यहीं से आपकी गुफ्तगू कंटिन्यू करेंगे। प्रोड्यूसर साहब हमें किसी ब्रेकिंग न्यूज़ का कह रहे हैं, नाज़रीन आपको लिए चलते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब और चंद लम्हों में दोबारा हाजिर हों।